मालदा से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, अधिकारियों को कई घंटों बंधक बना के रखना, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? देखिए, मैं तो इसे दुर्घटना और घटना के बीच जानना चाहता हूं, क्योंकि लोकतंत्र में ऐसी घटनाओं और दुर्घटनाओं के लिए संवैधानिक तंत्र में जहां संविधान का शासन चलता हो, कलकत्ता हाईकोर्ट बना रहा, कलकत्ता का गवर्नर हाउस चलता रहा, कलकत्ता की माननीय मुख्यमंत्री बनी रही, कलकत्ता का इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट चलता रहा, कलकत्ता में संविधान जिंदा रहा और उसी संविधान को जीवंत और ज्वलंत और जागृत करने वाली संस्था हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि लोकतंत्र के पर्व को मूर्त रूप देने का काम करता है, उसके अधिकारियों को केवल इसलिए बंधक बना लिया गया क्योंकि वो एसआईआर के लिए काम कर रहे थे, मतलब मतदाताओं का वेरिफिकेशन कर रहे थे, मतदाताओं का पुनर्निरीक्षण कर रहे थे, मतदाताओं का शुद्धिकरण कर रहे थे, मतदाता लिस्टों का शुद्धिकरण कर रहे थे। जो मर गया है उसको मृत दिखाना चाह रहे थे, जो माइग्रेंट हो गया, जो चला गया, उसे माइग्रेंट दिखाना चाह रहे थे, सच्चाई को लाना चाह रहे थे। इस सच्चाई को लाने की, इस सच को दिखाने की, इस लोकतंत्र की मर्यादाओं और गरिमा को बनाए रखने की कीमत उन्हें बंधक बना के चुकानी पड़ी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुखद है, ये लज्जाजनक है, ये असंसदीय है, ये गैर कानूनी है, ये देश के संविधान को झकझोर देने वाला है। इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर टिप्पणी की, और सर्वोच्च न्यायालय हमारी देश की संवैधानिक संस्थान है, संघीय ढांचा है हमारा। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारा पूरा शासन प्रशासन, पूरा नियंत्रण होता है, दिखता है, चलता है। उसके बाद ऐसी घटना हो, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और माननीय गृह मंत्रालय को, भारत सरकार को, गृह मंत्रालय को, वेस्ट बंगाल के महामहिम गवर्नर साहब को, वेस्ट बंगाल के कोलकाता हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, कोलकाता के नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को, सबको एक आवाज में, एक स्वर में इसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की बात करनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो अन्य राज्यों में भी एसआईआर होगा, केरल में कभी हुआ या और अन्य राज्यों में हुआ, तो फिर क्या होगा उस प्रदेश का, क्या होगा उस संगठन का, क्या होगा उस सिस्टम का, क्या होगा लोकतांत्रिक मर्यादाओं का, क्या होगा लोकतांत्रिक परंपराओं का, क्या होगा अशोका रोड पर स्थापित इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस का, जो हामी भरता है कि हम निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र चुनाव करा कर देंगे और लोकतंत्र की मर्यादाओं को जीवंत, जागृत और ज्वलंत करके देंगे। फिर उनका क्या परिणाम होगा? तो सुप्रीम कोर्ट क्या जांच के बाद क्या कोई सख्त एक्शन ले सकता है? देखिए, राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन को डिक्लेयर कर दिया है। वहाँ जनरल इलेक्शन, जो विधानसभा का इलेक्शन है, वो डिक्लेयर हो गया है। इसलिए अब राष्ट्रपति शासन लागू होने वाली बात ही स्वतंत्रता रूप से खत्म हो जाती है। विधानसभा वहाँ की भंग हो चुकी है। अब विधानसभा नहीं, अब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत चुनाव की न्यायिक प्रक्रिया का कार्य हो रहा है, वो कार्य चल रहा है, वो हो रहा है। इसलिए उसमें राष्ट्रपति शासन लागू होने की कोई बात नहीं बनती, कोई मतलब नहीं बनता, कोई उद्देश्य नहीं बनता, कोई कार्य नहीं बनता। सर, ये बंगाल में ही क्यों है? और राज्यों में भी एसआईआर हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा विरोध हमें बंगाल में ही देखने को मिला है। इसके पीछे क्या है, किस एंगल से आप देखते हैं? देखिए, वहाँ मालदा में क्या क्या हुआ, मालदा आज का नाम नहीं है। मालदा में कितने समय बाद और कितने समय पहले और कितने समय से लगातार हिंदुओं के घर जलाए जाते रहे, हिंदू बहन बेटियों का यौन शोषण होता रहा, हिंदू बहन बेटियों के क्या क्या नहीं उनके साथ होता रहा, दुकानें जलाई जाती रही, मकान जलाए जाते रहे, फैक्ट्रियां जलाई जाती रही। मालदा स्टेशन शरणार्थियों से भर गया था। जाने वाले लोग अपने मालदा, अपने वेस्ट बंगाल, अपने घर, अपने गांव, अपने गली, अपने गलियारे, अपने चौबारे को छोड़कर बाहर चले जाना चाहते थे। अपने घरों को जलता हुआ देखकर, अपने घरों को बर्बाद होता हुआ देखकर, अपने घरों की माताओं, बहनों, बेटियों की इज्जत बर्बाद होते देखकर, घर में उन्हें खींच खींच के लोगों को बलात्कार होते देखकर वो छोड़ के चले जाना चाहते थे। उस मालदा का गवाह रहा है। मालदा के लिए उस समय कोई नहीं पहुंचता है, लेकिन ये मालदा में इसी हालात पे दोबारा ये मालदा में जो बंधक बनाए गए हैं, इन लोगों के साथ
भी अब एनआईए जांच करे। इसमें कारण क्या है, क्यों एसआईआर निशाने पे लिया जाता है? क्योंकि वेस्ट बंगाल का जो भौगोलिक ढांचा है, भौगोलिक नक्शा है, वो बांग्लादेश से मिलता हुआ है, बांग्लादेश से बिल्कुल सटा हुआ है। कितने खेत, कितने खलिहान, कितने तालाब, कितने पोखर, कितने नाले, कितने नाली, कितने नदियां, सब मिलती हैं। तो जो बाउंड्री बनाने की बात गृह मंत्रालय कर रहा है, हमारी भारत सरकार कह रही है कि हम उसको बाउंड्री फेंसिंग कर दें, लेकिन वो फेंसिंग नहीं होने दे रहे हैं, जिससे कि उनके जब चाहे बांग्लादेश से इधर आ जाते हैं, जब चाहे इधर से उधर पहुंच जाते हैं। जब वोट होते हैं तो वो यहाँ आके अपने इलेक्शन कार्ड लेके वोट डाल देते हैं और फिर उधर चले जाते हैं। और वही ममता बनर्जी जी का है तो बहन, है तो महिला, लेकिन फिर भी महिलाओं की वहां सुरक्षित नहीं होती हैं। उन्हें दम क्या है, उन्हें अपनी वोट बैंक, एक सॉलिड वोट बैंक जो बना रखी है बांग्लादेश से, उसके लिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आएंगे, वोट डालेंगे और चले जाएंगे। जो वहां फेंसिंग होनी है, दीवार होनी है सुरक्षा की दृष्टि से, वो नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश लगभग एक समानुकरण हो रहे हैं, समानता एक तरह से आ रही है। और वो हमारे देश की एकता, अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और वहां से बांग्लादेश से घुस के पश्चिम बंगाल आते हैं और पश्चिम बंगाल से फिर उड़ीसा भी आते हैं। फिर मेवात और नूह में जो घटना होती है महाशिवरात्रि पर, वो भी आते हैं। फिर बांग्लादेशी जो जहांगीरपुरी में रामनवमी पे घटना होती है, उसके लिए भी जिम्मेदार हैं। फिर पूरे देश में अस्थिरता का माहौल ये लोग पैदा करते हैं, चाहे गुड़गांव हो, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे रुद्रपुर हो, चाहे नैनीताल हो। इस तरह से ऐसे जगह पर ये बस जाते हैं आके और अपना शुरू कर देते हैं कमाने धमाने का धंधा। और साथ में भारत को, प्रदेश की सरकार को, कानून व्यवस्था को, सिस्टम को, एकता को, अखंडता को अस्थिर करने लगते हैं। और हमारा भारत देश कमजोर होने पड़ता है, जिसकी वजह से चोरियां भी होती हैं, डकैतियां भी होती हैं, बलात्कार भी होते हैं, और भी तरह तरह के अपराध। साइबर, अब तो साइबर और आईटी एक्ट में भी ये कवर होते हैं। साइबर क्राइम भी बहुत तेजी से करने लगे हैं ये लोग। सर, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि लगातार पश्चिम बंगाल में जांच एजेंसियों पर हमले देखने को मिले, उनको बंधक बनाया गया, चाहे ईडी के बीच से फाइल निकाल के लाना हो। तो आप तो कानून के अच्छे जानकार हैं, सुप्रीम कोर्ट क्यों कोई कड़ा एक्शन नहीं ले रहा है बंगाल सरकार के खिलाफ? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अपनी मान्यताएं हैं, मर्यादाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं। उसके तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया। और जब ममता दीदी, जबकि स्वयं भी वो एडवोकेट हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट आई और पेश हुई अपनी सरकार की तरफ से, तब भी ये बातें आई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय देखता भी है, सुन रहा भी। कानून की देवी की आंखों से पट्टी हमने हटवा दी है। अब कानून की देवी की आंखों से पट्टी नहीं है, आंखें देखती हैं, खुली आंखों से देखती हैं और न्याय करती हैं कानून की देवी। और साथ में तलवार हट के संविधान है। तो तलवार जब हट गई है तो संविधान है, तो संवैधानिक रूप से संघीय ढांचे के अनुसार देश की महामहिम राष्ट्रपति जी को, देश के माननीय गृह मंत्री जी को, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को और पश्चिम बंगाल के महामहिम गवर्नर साहब को पूरे अधिकार, संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट कलकत्ता को भी संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। सो मोटो नोटिस करके वेस्ट बंगाल का कलकत्ता हाई कोर्ट कार्रवाई कर सकता, एक्शन ले सकता है। उन्हें लगता है कि पश्चिम बंगाल में जो जो चीजें हुई हैं उसके लिए सोमोटो लेने का अधिकार है। माने सर्वोच्च न्यायालय किसी कार्य पर सोमोटो ले, हम लोग किसी कार्य पर सोमोटो लेने के लिए अपनी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को रिक्वेस्ट करें, प्रार्थना करें, याचिका लगाएं, तो उस याचिका से ज़्यादा अच्छा रहता है कि ऑनरेबल वेस्ट बंगाल का जो हाई कोर्ट कलकत्ता है वो इस पर निर्णय लेकर सोमोटो नोटिस करके तत्कालीन सरकार के बारे में, तत्कालीन वेस्ट बंगाल सरकार के बारे में, तत्कालीन वेस्ट बंगाल की पुलिस के बारे में, तत्कालीन वेस्ट बंगाल के शासन और प्रशासन के बारे में सीधे सीधे जब कार्रवाई करे कलकत्ता हाई कोर्ट, तो ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट सक्षम है। कई मामलों में ऐसा हुआ है, चाहे आर्चिकर का मामला हो, चाहे मालदा में जिस समय चल रहा था, विस्थापन हो रहा था वो हो, चाहे और हो मामले, कितने जगह कितनी बार ऐसे नरसंहार जैसी घटनाएं हुई। नरसंहार पश्चिम बंगाल की ऑनरेबल कोलकाता हाई कोर्ट ने देखा है। तो इन सब बातों पर उन्हें निर्णय लेना चाहिए और उचित से उचित, कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे ममता दीदी के शासन के कुचक्र से जो लोग, पश्चिम बंगाल की जनता दुखी है, त्रसित है, परेशान है, रो रही है, खून के आंसू पी रही है,
एक कहावत है, जबरिया मारे भी और रोने भी ना दे। जबर जो होता है, व्यक्ति जैसे पुलिस उनके पास है तो वो मारती भी है और रोने भी नहीं देती है। तो ये हाल पश्चिम बंगाल की जनता का हो गया है। जो ममता दीदी ने माटी मानुष के बारे में, मन मानुष माटी के बारे में जो बोला था, ना माटी सही है वहां, ना मानुष सही है। और बहनों, माताएं, बहनें, तो माँ, तो जिसे कहा गया माँ, माटी और मानुष। माँ का मतलब था महिलाएं, माँ का मतलब था बेटियां, माँ का मतलब था बहनें। तो ना वहां माँ सुरक्षित है, ना वहां माँ का संरक्षण है, ना माटी का संरक्षण और सुरक्षा है, और ना मानुष का सुरक्षण है। तो आमार सोनार बांग्लादेश अमी तुम्हाको भालोबासी जो बोला जाता था पश्चिम बंगाल के लिए, जो रविंद्रनाथ टैगोर की धरती रही, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कर्म भूमि रही। जन्म तो उनका कटक में हुआ था, लेकिन कर्म भूमि पश्चिम बंगाल रही। और पश्चिम बंगाल शिक्षा का भी एक बड़ा क्षेत्र कोलकाता कभी जमाने में होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसके बाद से उस समय को, उस वर्णन को उस सबने देखा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर की धरती, काली कलकत्ते वाली, तेरा बचन न जाए खाली की भावना, गंगा सागर का वो अमृत दर्शन, गंगा सागर का वो अमृतत्व, वो जीवंतता, जो लोग कहते हैं सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार, सिर्फ एक बार तीर्थ होता है, सारे तीर्थों के बराबर गंगा सागर है। जो गंगा, यमुना, सरस्वती और ऐसी अनेकों नदियां मिलकर गंगा सागर में समाहित हो जाती हैं। पवित्रता के साथ, सनातन धर्म की एकता, अखंडता के साथ, हिंदुत्व की जीवंतता के साथ जो कार्य कर रही हैं, वो पूरी तरह से स्खलित हो रहा है, पूरी तरह से उसका स्ट्रक्चर टूट रहा है, डैमेज हो रहा है। जो परिकल्पना पश्चिम बंगाल के बारे में की गई, जनगण मन अधिनायक जय में जो परिकल्पना वंदे मातरम में की गई वेस्ट बंगाल के लिए, वो बिल्कुल स्खलित हो रही है और अब उसका कोई महत्व नहीं रह रहा है। इसीलिए भारत सरकार को उस पर और माननीय न्यायपालिका को उस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ हमारी मीडिया है। चारों स्तंभ जब मजबूती के साथ कार्य करते हैं, चारों स्तंभ जब दृढ़ता के साथ और अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के साथ जब कार्य करते हैं, तो निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। और निश्चित तौर पर हमारा संघीय ढांचा है, पश्चिम बंगाल के लोगों की जन भावनाएं हैं, मन भावनाएं हैं, मनोभावनाएं हैं, उनका विचार, उनकी भावनाओं का कद्र होना चाहिए। उन्हें लगना चाहिए वो बांग्लादेश में नहीं रह रहे हैं, उन्हें लगना चाहिए वो रविंद्रनाथ टैगोर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रही धरती पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, जो कभी पश्चिम बंगाल सिरमौर रहा था। हमारे देश का सभ्यता, संस्कृति का वहां से अभ्युदन होता था, लेकिन आज वो सब टूट रहा है, आज वो सब खत्म हो रहा है। गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति अरुचि लोगों की, ना वहाँ शिक्षा पे काम हो पा रहा है, ना स्वास्थ्य के लिए काम हो रहा है, ना रोजगार के लिए काम हो पा रहा है। माइग्रेंट बन के, बेरोजगार बन के वहाँ असहाय से घूम रहे हैं। और इससे बड़ा सनातन धर्म के लिए अपमान और लज्जाजनक और अशोभनीय क्या होगा कि पश्चिम बंगाल में हिंदू महिलाओं को बाहर निकलने के लिए बुर्का पहनना पड़ता है। बुर्का पहन के वो बाहर दवाएं लेने जा पाती हैं। बुर्का पहन के वो महिलाएं वहां अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के एडमिशन कराने के लिए, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उन्हें बुर्का पहन के जाना पड़ता है। अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए उन्हें बुर्का पहन के जाना पड़ता है। सब्जी लेने के लिए उन्हें बुर्का पहन के जाना पड़ता है। इससे बड़ी देश के लिए लज्जाजनक, अशोभनीय और महिलाओं के लिए, और उस देश में जिस देश के माननीय प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ के लिए नारे के साथ कार्य करके पूरी दुनिया को दिखा दिया कि 32% आरक्षण हम लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में महिलाओं को देंगे, बेटियों को देंगे। हर तीसरा विधायक बेटी होगी, हर तीसरा राज्यसभा का सांसद महिला होगी, हर तीसरी लोकसभा की सांसद महिला होगी, बेटी होगी, बहन होगी। तो उसमें पश्चिम बंगाल की भी हिस्सेदारी है। उसमें संघीय ढांचे में जब हम बात करेंगे तो कन्याकुमारी, कश्मीर और गुवाहाटी से चौपाटी, अटक से कटक और खाड़ी से पहाड़ी तक की जिम्मेदारी होगी। तो वो सब कुछ जिम्मेदारी को निभाने का काम कौन करेगा? उस सब को चलाने का काम कौन करेगा? संवैधानिक नीतियों, रीति पद्धति, हमारे नीति निर्देशक तत्व, अधिकार, कर्तव्य जो हम कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, गणराज्य कहां से पूरा होगा? हमारा हम भारत के लोग अधूरा रह जाएगा। जो संविधान का प्रस्तावना है, प्रैम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, अधूरा रह जाएगा, छत बिछत हो जाएगा। फिर राष्ट्रीय ध्वज भी
दुखी होगा और राष्ट्रीय ध्वज के अंदर जो तीलियां बनाई गई हैं वो हमारे राज्य थे, हमारा संघीय ढांचे का नेतृत्व कर रहे थे, हमारे संघीय ढांचे का प्रदर्शन कर रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं अछूता रहेगा, वो भी कहीं ना कहीं अधूरा रहेगा, वो भी कहीं ना कहीं लज्जाजनक, असहनीय और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करता हुआ मिलेगा। वो ठीक और उचित नहीं है।